गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप सभी लोगों को इंटर फाइनल के लेसन सेकंड पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के विषय में चर्चा करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से वह मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं। जैसे इस चैप्टर में हमको पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण एवं उसके प्रकार, एजेंसीज एवं उदाहरण, बहिप्रजनन युक्तियाँ, पराग, स्त्री केसर, संकर्षण या पारस्परिक क्रिया, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण, विशेष विधियाँ, असंग जनता या एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी या बीजों का प्रकीर्णन एवं फल निर्माण का महत्व। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, परागण, दोहरा निषेचन, असंग जनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता एवं बीजों का प्रकीर्णन एवं फल निर्माण का महत्व है। यह परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, क्योंकि कई परीक्षाओं में इंटर के साथ साथ यह पूछा जाता है। सबसे पहला टॉपिक, पुष्प की संरचना। पुष्प, जैसा कि हम सब ने देख रखा है, पुष्प, यदि हम पुष्प को देखें तो पुष्प में सबसे नीचे एक डंठल होता है, जिससे वह किसी तने द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे रेसिपिटेकल कहते हैं। उसके ऊपर एक हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, जिन्हें सीपल्स कहते हैं। यह हरी होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो पुष्प को भोजन बनाकर प्रोवाइड करवाता है अथवा पुष्प के लिए भोजन का निर्माण करता है। उसके ऊपर एक गोल सर्कुलर ओवरी होती है, जिसके मध्य भाग में ओव्यूल होता है, जहाँ पर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। इसके सबसे ऊपरी पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के जस्ट नीचे स्टाइल पाई जाती है, और यह कंप्लीट स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी विथ ओव्यूल कार्पेल कहलाता है। इसके पश्चात पुष्पों में एक रंग युक्त पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पीटल्स कहते हैं। यह पुष्पों में परागण के लिए अति आवश्यक होती हैं। इनका मुख्य कार्य कीटों को आकर्षित करना होता है, तथा पुष्पों में एक बहुत छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे स्टेमेन कहते हैं। यह दो पार्ट में डिवाइड होता है। अपर पार्ट को एंथर तथा लोअर पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। अब आइए कुछ इसके विषय में जानते हैं। पादप जाति में आवृत्तबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। आवृत्तबीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यदि हम पौधों के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले एल्गी का निर्माण हुआ। एल्गी अर्थात जलीय पौधे, ब्रायोफाइट्स अर्थात
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लैंड एंड वाटर, अर्थात स्थलीय पौधे होते हैं किंतु इनका प्रजनन जल में होता है। इसके पश्चात टेरिडोफाइट्स पौधों का विकास हुआ। यह बहुत ही लंबे होते हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, यह विकसित पौधे होते हैं किंतु इनमें बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। और लास्ट में सबसे विकसित पौधा एंजियोस्पर्म, जिसके बीज के ऊपर एक निश्चित आवृत्ति पाई जाती है तथा जो सबसे विशिष्ट पौधे होते हैं। इन पौधों में पुष्प आते हैं। इनमें निषेचन के पश्चात ही फलों का निर्माण होता है। आवृत्तबीजी पौधे बीजाणुभिद के मूल, स्तंभ तथा पत्तियां होती हैं। प्रजनन अंग के रूप में पौधे के वायवीय भागों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। प्रोफेसर ग्वेथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसका कार्य प्रजनन करना होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दल पुंज, यह प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। दल पुंज, यह दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। पुमंग, यह तीसरा चक्र होता है, यह नर जनन अंग होता है। पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। जायांग, यह चौथा चक्र है, यह मादा जनन अंग है। इस चक्र में से एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं। बाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। यह अप्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में सहायक होते हैं तथा पुमंग और जायांग की रक्षा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी CF ओल्फ हैं। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया प्रोफेसर P महेश्वरी। इन्होंने बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म लिखा। एन ग्रीव ने सबसे पहले बताया कि पुष्प का नर जननांग एंड्रोइसियम होता है। पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानकारी सबसे पहले G कैमेरियस ने दी। पॉलन ग्रेन के महत्व तथा पॉलन ग्रेन के इंसेक्ट्स की भूमिका के बारे में जानकारी J टर्टलर ने दी। फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब के महत्व के बारे में MEC ने सर्वप्रथम बताया। नेक्स्ट यदि हम देखें पुमंग अर्थात एंड्रोइसियम, आवृत्तबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। अलग अलग जाति के पुष्पों में पुमंग की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण अथवा लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला व्रंत होता है। परागकोश में प्रायः 2 पालियां होती हैं जो एक महीन संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। संयोजी में संवहन मंडल होता है। 2 पालियों युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं तथा प्रत्येक में 2 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट अथवा लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण लघु बीजाणु भरे रहते हैं। परागकण अगुणित होते हैं। अगुणित अर्थात हैप्लॉइड नंबर में, क्योंकि इनका निर्माण
परागकण मात्र कोशिकाओं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। वह सभी कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं वह हैप्लॉयड ही रहती हैं। परागकणों को माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। परिपक्व कोशिकाओं की प्रत्येक पाली में स्थित दो लघु बीजाणुओं के मध्य स्थित बंध्य ऊतक नष्ट हो जाता है, जिससे परागकोश की प्रत्येक पाली में केवल एक प्रकोष्ठ बन जाता है। अतः परागकोश में केवल दो प्रकोष्ठ होते हैं। लघु बीजाणु जनन अर्थात मेल गैमीट्स का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बहुत तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह एक समान विभोज्योतिकी कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है जो बाह्यस्तर द्वारा घिरा रहता है। यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है और इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाता है, जिसका मुख्य कार्य संवहन मंडल अर्थात पदार्थों को स्थानांतरण में सहायता करता है। इसके अंतर्गत इसमें उपस्थित बीजों का अंतःसूत्री विभाजन होता है, जिससे इनके अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। इनमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं तथा लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता करते हैं। कुछ गोलाकार क्रियात्मक होकर मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। इन 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण 2 प्रकार से होता है। यदि हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पॉइंट ए यह दिखा रहा है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है जिसके बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। बी, इसके मध्य एक आर्कीस्पोरियल सेल होती है तथा मध्य में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स होता है। यह धीरे धीरे डिवीजन करके एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स और प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यह इनके मध्य में एक वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होता है तथा यह 4 पालियों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक पाली में कुछ लेयर्स होते हैं जिनके मध्य लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात इनके मैच्योर हो जाने के पश्चात इनकी एपिडर्मिस वॉल रप्चर हो जाती है, जिससे पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर बाहर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। नोट: ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन एवं फल का निर्माण करते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं, या उन्हें एनुअल प्लांट्स या 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं। इनमें से कुछ पौधे बहुवर्षीय भी होते हैं। जो पौधे अपने जीवन काल में अनेक बार फ्लावरिंग अथवा फ्रूटिंग करते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। अधिकांशतः पौधे ऐसे ही पाए जाते हैं। वह पौधा जिस पर परफेक्ट एवं इम्परफेक्ट दोनों प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हें पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं, जैसे मैंगो। लघु बीजाणुओं का निर्माण 2 प्रकार से होता है। एक को हम साइमल्टेनियस टाइप कहते हैं या युगपत प्रकार कहते हैं, दूसरे को क्रमानुसार प्रकार या सक्सेसिव टाइप कहते हैं।
आवृतबीजी पौधों में चतुस्क में लघु बीजाणुओं की व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है, जैसे चतुष्फलकीय चतुस्क, समद्विपार्श्वीय, क्रसित प्रकार चतुस्क, रेखीय चतुस्क, टी आकार चतुस्क। यदि हम इसकी संरचना को देखें तो इसमें सभी प्रकार के आए हुए हैं। फर्स्ट पे चतुष्फलकीय चतुस्क समद्विपार्श्वीय स्ट्रक्चर बेस्ड है। लघु बीजाणु अथवा परागकण, माइक्रोस्पोर अथवा पॉलन ग्रेन। अब हम बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होता है। प्रत्येक परागकण प्रायः गोल या अंडाकार होता है। यह 2 आवरणों से ढका रहता है। परागकण के दोनों आवरणों को सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कहते हैं। बाह्य आवरण कठोर, अलंकृत व खुरदरा होता है। इसे बाह्यचोल कहते हैं। यह स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इस आवरण में कुछ छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी आया हुआ है। सबसे फर्स्ट पर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको एमएमसी भी कहते हैं। यह 2 टाइप से दिखाया गया है, एक सक्सेसिव टाइप और दूसरा साइमल्टेनियस टाइप। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट में सबसे बाहर के लेयर को एक्साइन, उसके अंदर के लेयर को एंटाइन, सेंटर में न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म स्थित होता है और इसके ऊपर एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है। यह मैच्योर होकर एक पॉलन ट्यूब एक दूसरे पॉलन ट्यूब में पहुंच जाती है, जहां पर इसका डेवलपमेंट होता है जायांग अर्थात अंडप या गाइनोइसियम कार्पेल। प्रत्येक अंडप में निम्नलिखित 3 भाग पाए जाते हैं: अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा। अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। प्रत्येक अंडप में एक या एक से अधिक कक्ष पाया जाता है जिसे लॉक्यूल कहते हैं। बीजांड अंडप में गूदेदार भाग अपरा से लगा होता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना वर्तिका होती है तथा वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान संरचना वर्तिकाग्र होती है। अंडप पुष्प का मादा जननांग है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड की संरचना, यदि हम बीजांड की संरचना देखें तो प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है नाभिका या हिलियम कहलाता है। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक कोशाओं या कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। प्रत्येक बीजांड 1 या 2 आवरण से ढका होता है। 2 आवरणों वाले बीजांड को द्विअधावरणी
तथा एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। बाहर का आवरण बहि अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। सूरजमुखी, गेंदा आदि के बीजांड में एक आवरण होता है तथा कैप्सेला एवं एक बीजपत्री का बीजांड द्विअध्यावरणी होता है। कुछ परजीवी पौधे जैसे लॉरेंथस, चंदन, लिरियोसोमा, ऑलेक्स के बीजांड आवरण रहित भी होते हैं। यदि हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे नीचे कुछ सेल्स हैं जो डीजेनरेटिंग स्टेज में पाई जा रही हैं। सेंटर में प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अराउंड में सेंट्रल सेल्स पाई जाती हैं। अपर पार्ट में जाइगोट पाया जाता है और इसके ऊपर डीजेनरेटिंग सिनर्जिस्ट्स पाए जाते हैं। बीजांडों के प्रकार। बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे रिजु या आर्थोट्रोपस या एट्रोपस, सेकंड प्रतीप या एनाट्रोपस, नेक्स्ट हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की या मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। बीजांड तथा भ्रूणपोष के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधा स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रसूप कोशिका या प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। यह कोशिका एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका तथा भीतरी बीजाणुजनन कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या फिर विभाजन के ही रहती है। बीजाणुजनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर चार अगुणित या गुरु बीजाणु बनाती है, जो प्रायः एक लंबवत चतुष्क में विन्यासित रहते हैं। कभी कभी ये टी के आकार का चतुष्क भी बनाते हैं। इन चार गुरु बीजाणुओं में प्रायः एक सबसे नीचे निभाग की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष तीन अक्रियाशील गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी निभाग की ओर वाले गुरु बीजाणु के स्थान पर अन्य गुरु बीजाणु भी सक्रिय हो जाते हैं या क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे वेलेनोफोरा में बीजांड द्वार की तरफ का गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आया हुआ है। यह स्ट्रक्चर हमको मेगास्पोरोजेनेसिस अथवा एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट के विषय में बताता है। मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास। यह हेप्लॉयड अवस्था में पाए जाने वाली अगुणित कोशिका मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह वृद्धि करके बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है तथा इसके मध्य गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है। यह दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं तथा इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। यह निषेचन के पश्चात एक
तीन केंद्रक, इनमें से तीन केंद्रक प्रतिमुख कोशिकाओं के बना लेते हैं तथा इस प्रकार 7 कोशिकीय या 7 सेल्ड स्टेज की एक संरचना कंप्लीट बन जाती है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक दिखाया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर आया हुआ है। नेक्स्ट, परागकण या पॉलिनेशन। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है। पुंकेसरों में परागकणों का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। स्त्री केसरों में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनता है। प्रजनन क्रिया हेतु नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक होता है। उनके संयुग्मन के पश्चात ही जैगोट का निर्माण होता है, जिसके पश्चात बीज बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, जैसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जोएस्ट्रा, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिरेबिलिस, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन माइसोटिस। अब जो पॉलन वाल होती है ये डबल लेयर्ड की होती है। सबसे बाहर की लेयर को एक्साइन कहते हैं या स्पोरोलियन कहते हैं। इंटाइन यह एक्साइन के अंदर की वाल होती है, इसे पेक्टोसेलुलोसिक कहते हैं। एक्साइन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसे सेक्साइन या इक्टिजाइन कहते हैं और इनर नेक्साइन या इसे इंडेक्साइन भी कहते हैं तथा सेक्साइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें सबसे बाहर टेपिटम का निर्माण होता है, सेंटर में वेकुलम या कोलोमेला और लास्ट में फूट लेयर इसके द्वारा निर्माण होता है। कुछ पौधों के पॉलन ग्रेन्स पोषण से भरपूर होते हैं, अतः आहार संपूरक के रूप में इनका उपयोग पॉलन टैबलेट्स एवं सिरप के रूप में किया जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स के चारों ओर स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे पॉलन किट कहते हैं। परागण के प्रकार। परागण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण अर्थात वह परागण जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें मेल गैमीट स्वतः ही फीमेल गैमीट के पास जाकर फर्टिलाइज कर लेता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण अर्थात ऐसा परागण जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी भी अन्यत्र जीव के द्वारा परागण होता है, उसे परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट, स्वपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है। एक स्वक युग्मन, वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह भी 2 प्रकार का होता है। समकाल्पता अर्थात होमोगैमी, कलिका परागण अर्थात बड पॉलिनेशन, क्लस्टिकोगैमी और दूसरा सजातीय पुष्प परागण, जब एक ही पौधे के पुष्प चाहे एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। स्वपरागण की इस विशेष अवस्था को सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। स्वपरागण द्वारा बीज का उत्पादन केवल एक पौधे द्वारा होता है। 2 भिन्न भिन्न पौधों पर उत्पन्न होने वाले एक लिंगी पुष्पों अर्थात द्विच्छक पौधों के पुष्पों में यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें स्वपरागण के कुछ प्रकार आए हुए हैं, जैसे संकीर्ण दलपुंज नलिका वाले पुष्पों में स्वपरागण, सूर्यमुखी में स्वपरागण। स्वपरागण से लाभ, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
पुष्पों में स्वपरागण एक आसान एवं निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पौधों की कम से कम ऊर्जा उपयोग होती है। स्वपरागण में परागण के लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं। स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों के समय के साथ रोगों के प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परपरागण, इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों की स्थित होते हैं, चाहे वह एक लिंगी हो अथवा द्विलिंगी या आनुवंशिक रूप से भिन्न हो। परागण को जीनोगैमी भी कहते हैं। परपरागण क्रिया का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे भाग लेते हैं। परपरागण की युक्तियां। पौधों में परपरागण की क्रिया को बढ़ावा देने एवं सफल बनाने के लिए निम्नलिखित युक्तियां पाई जाती हैं। जैसे एकलिंगता। एकलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। एकलिंगता दो प्रकार की होती है, एकक्षय अथवा उभय लिंगाश्रयी। सेकंड, द्विक्षयक या एक लिंगाश्रयी। सेकंड, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता को में एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों द्वारा नहीं हो सकता। स्वदूषण, कुछ पौधे जैसे आर्किड्स में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो विष का काम करते हैं, जिससे वह पुष्प तुरंत सूख जाते हैं। पृथक पक्वता या भिन्न कालपक्वता। बहुत से द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिन्हें भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अतः इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। पृथक पक्वता दो प्रकार की होती है, पूर्व पृथक पक्वता, पूर्व पुंपक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता। नेक्स्ट, प्री पोटेंसी। इसमें एक पुष्प का परागण अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर बहुत धीमी गति से वृद्धि करता है, जबकि उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यह तेजी से वृद्धि करते हुए परागनलिका का निर्माण करते हैं, जैसे अंगूर, सेब आदि। विषमरूपता। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के अथवा तीन प्रकार के हो सकते हैं। पुष्पों में यह विषम रूपता दो कारणों से होती है, विषम परागकोशता अथवा विषम वर्तिकात्व। नेक्स्ट पॉइंट, अनात्म परागणता या हर्कोगैमी। पुष्पों के अंदर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ पुष्पीय भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। इस दशा को अनात्म परागणता कहते हैं। कुछ प्रमुख अनुकूलन निम्न प्रकार हैं। नर तथा मादा जननांग एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो सकते हैं, जिससे परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट, परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हों तथा वर्तिका बाहर निकले हों, जैसे कालमिया में। परागकोश बाहर निकले हों तथा वर्तिका अंदर घुसे हों, जैसे पैंजी में। परागकोश पुष्प की परिधि पर बाहर की ओर मुंह किए हों, जैसे ग्लोरियोसा में।
परागकोश दलों या दलाभ वर्तिका द्वारा ढके हों, जैसे आइरिस में। कुछ पौधों जैसे मदार, ऑर्किड्स आदि में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की संरचना एवं सापेक्षिक स्थिति ऐसी होती है जो स्वपरागण को रोकती है। पर परागण की विधियां। पर परागण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। वायु परागण अर्थात जब मेल गैमीट वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात एंड्रोइसियम से गाइनोसियम तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को वायु परागण कहते हैं। जब मेल गैमीट जंतुओं द्वारा पहुंचते हैं तो इन्हें जंतु परागण कहते हैं, तथा जब मेल गैमीट जल द्वारा फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं तो इसे जल परागण कहते हैं। जंतु परागण मुख्यतः कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़, घोंघा आदि द्वारा होता है। इस प्रकार के जंतु परागण में कभी कभी मनुष्य द्वारा भी परागण होता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जल परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। पर परागण से लाभ। पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे उपज बढ़ जाती है। इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े, भारी, स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। पर परागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण से आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनमें नए गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। स्वपरागण से हानियां। पर परागण से हानियां। पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर होती है। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिन सब में अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। पर परागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्याओं में नष्ट होते हैं। पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। कृत्रिम परागण अर्थात वह परागण जो मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। कृत्रिम परागण विभिन्न जाति के पौधों के मध्य भी संपन्न किया जा सकता है। इनकी कुछ विधियां निम्न हैं, जैसे विपुंसन, थैलीकरण, परागकण अर्थात स्त्रीकेसर संकर्षण अथवा निषेचन। निषेचन अर्थात नर एवं मादा गैमीट्स का संयुग्मन निषेचन कहलाता है, अर्थात युग्मकों का संयुग्मन भी निषेचन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर। परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर यहाँ सक्रिय तरल पदार्थ को शोभित करके फूल जाते हैं
और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोल बाह्यचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। अधिकतर पौधों में परागकण से एक ही पराग नली का निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधों में एक से अधिक पराग नली भी बन जाती हैं, जैसे मालवेसी व कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में। पराग नलिका की लंबाई वर्तिका नलिका की लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए अंडाशय में स्थित बीजांड के पास पहुंच जाती है। आवृत्तबीजी पौधों में निम्न 3 प्रकार की वर्तिका हो सकती है, जैसे खुली वर्तिका, आधी बंद वर्तिका एवं बंद वर्तिका। परागनली का बीजांड में प्रवेश। वर्तिका से होते हुए परागनली आमाशय में पहुंचती है। अंडाशय में परागनली का दिशा निर्देशन एक विशेष ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे ऑब्टूरेटर कहते हैं। परागनली शीघ्र ही बीजांड के समीप पहुंच जाती है। इस बीच परागनली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेते हैं। बीजांड में परागनली अग्रलिखित 3 रास्तों से प्रवेश करती है। अंडद्वारी प्रवेश, यह बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है। निभागी प्रवेश, यह चलाजल पॉइंट द्वारा प्रवेश करती है, या निभेगी प्रवास द्वारा यह निभाग द्वारा प्रवेश करती है। नेक्स्ट, कबलोदंग भेदी प्रवेश, कभी कभी परागनली बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश कर जाती है। यह कबलोदंग भेदी प्रवेश कहलाती है। परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। बीजांड द्वार या बीजांड में पहुंचकर परागनली बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है। अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका का स्राव परागनली के अंतिम सिरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फलस्वरूप परागनली किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। भ्रूणकोश में परागनली के प्रवेश की यह सर्वाधिक सामान्य विधि है। परागनली जिस सहायक कोशिका द्वारा प्राप्त की जाती है उसे डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त परागनली कभी कभी अंड कोशिका एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से होकर यह सहायक कोशिका या भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, एग जो कि हेप्लॉइड नंबर में होता है, मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड नंबर में होता है, सिंगैमी प्रोसेस के द्वारा ये जाइगोट बना देते हैं 2n। ट्रू फर्टिलाइजेशन में पोलर न्यूक्लियस एन टाइप का हेप्लॉइड नंबर में होता है, पोलर न्यूक्लियस एन टाइप हेप्लॉइड नंबर में होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n नंबर का बनता है तथा मेल गैमीट्स जो कि n नंबर का होता है पुनः फर्टिलाइज कर देता है, जिसके द्वारा एक ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। दोहरा निषेचन, यह एक विशेष घटना है जो आवृत्तबीजी पौधों में देखने को मिलती है। इसकी खोज नवासिन द्वारा 1898 में फ्रीटिलोरिया तथा लीलियम पौधों में की गई थी। निषेचन के समय परागनलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका में संयोजन करके एक संयुग्मक बना लेता है। इसे सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन या जड़निक निषेचन कहते हैं तथा यह द्विगुणित कोशिका बाद में भ्रूण का निर्माण करती है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं तथा इस क्रिया को त्रिस्मेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे कायिक निषेचन भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इस कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन संयुग्मन तथा त्रिस्मेकन दोनों आते हैं। त्रिस्मेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण के काम आता है। डबल फर्टिलाइजेशन, अर्थात एक एग
एक पोलर न्यूक्लिया के साथ फर्टिलाइज कर लेती है। उसके बाद एक मेल गैमीट आकर इसे पुनः फर्टिलाइज कर देता है, जिसके कारण जाइगोट 2n नेचर का तथा इसका एंडोस्पर्म 3n नेचर का हो जाता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन के महत्व निम्न है। परिपक्व भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय होता है। इस समय इसकी वृद्धि रुकी हुई होती है। जैसे ही द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है, वैसे ही पुनः भ्रूणकोश में भी वृद्धि शुरू हो जाती है। भ्रूणकोश में उपस्थित 2 पोलर केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। यह केंद्रक अब विश्राम अवस्था में होता है। जैसे ही त्रिशमेकन संपन्न होता है, यह केंद्रक पुनः विभाजन शुरू कर देता है। द्विनिषेचन की क्रिया में संयुग्मन या सत्य निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जो बाद में भ्रूण बनाता है, जबकि त्रिशमेकन के फलस्वरूप एक त्रिगुणित अर्थात 3n भ्रूणपोष मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जिससे बाद में भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणपोष यदि बीज में बचा रह जाता है, तो यह बीज के अंकुरण के समय पोषण के रूप में प्रयोग होता है। निषेचन पश्च घटनाएं, अर्थात जब युग्मक या मेल गैमेट फीमेल गैमेट आकर फर्टिलाइज कर देते हैं, उसके पश्चात क्या होता है। निषेचन पश्चात निम्न घटनाएं होती हैं। फर्स्ट, भ्रूण योमेश का विकास, भ्रूणपोष का विकास, बीज एवं फल का विकास। भ्रूण योमेश का विकास संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। यह युग्मनज कुछ विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। सेकंड पॉइंट, भ्रूणपोष का विकास। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह साधारणतः त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्राही ऊतक है, जिसमें भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। भ्रूणपोष के प्रकार। विकास के आधार पर भ्रूणपोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष एवं हिलोबियल भ्रूणपोष। नेक्स्ट पॉइंट, बीज का निर्माण। बीज को प्रायः परिपक्व बीजांड भी कहते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड में बाहर की ओर के अध्यावरण सूख जाते हैं। बाह्य अध्यावरण सूखकर बीज के बीजचोल का निर्माण करते हैं। अतः अंतः अध्यावरण अंतःकवच या टेगमेन बनाता है। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत से जुड़ता है, वह स्थान एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजावरण पर रहता है तथा बीजांड द्वार बीज के टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में स्थित रहता है। फल निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय होता है, जिसमें बीज होते हैं। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। तब ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। संक्षिप्त में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। बाह्य दलपुंज प्रायः गिर जाते हैं,
कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि में बाह्य दलपुंज फल बनने के पश्चात फलों से चिपके रहते हैं। सेकंड पॉइंट, दलपुंज यह भी प्रायः गिर जाते हैं। पुमंग गिर जाता है, वर्तिकाग्र गिर जाते हैं, वर्तिका गिर जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है एवं बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, बाह्य अध्यावरण बीज का बीजचोल बनाता है, अंतः अध्यावरण बीज का अंतःकवच या टेगमेन बनाता है, बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है। लीची में इसमें एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीजचोल या एरिल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग है, इसे थर्ड इंटुगमेंट भी कहते हैं। बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। अरंडी में इससे एक अतिवृद्धि निकलती है, जिसे बीजचोलक कहते हैं। बीजांड का प्रायः समाप्त हो जाता है, कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, जैसे कुमुदनी, काली मिर्च आदि। निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में होने वाले परिवर्तन, जैसे प्रतमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, युग्मनज भ्रूण बनाता है, भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है तथा सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। असंगजनता या एपोमिक्सिस, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, फिर भी नए भोजन का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंगजनता कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है। इसमें नई संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान अर्थात क्लोन के रूप में बनती है। असंगजनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कायिक जनन एवं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजाणुता, अपबीजाणुता, अपयुग्मन आदि। अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। अनिषेक फलन यह शब्द नॉल ने दिया था। अंडाशय में बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास आदि प्राकृतिक अनिषेक फलन होते हैं। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव को से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। अनिषेक जनन, इसका आविष्कार जूल तथा मुरबैक ने किया था। अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम एवी लीवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार से होता है: सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। बीज एवं फल का निर्माण। आवृतबीजी पौधों में बीजों व फलों का निर्माण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में रहता है, अर्थात वह जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं पाया जाता है।
बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। बीजों में अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन तथा उचित ताप आवश्यक है। कुछ बीजों में अंकुरण के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बीजों की ऐसी दशा को प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल न हो तो बीज भ्रूण के अंदर काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं और उचित परिस्थितियां आने पर ही अंकुरित होते हैं। फलों का निर्माण आवृत्तिबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है, जो पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों में बीज बंद रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। दृढ़ फलभित्ति के कारण वातावरण की बाहरी दशाएं बीजों पर क्रियाशील नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है। इस प्रकार आवृत्तबीजी पौधों में बीजों व फलों के निर्माण का विशेष महत्व है। बीजों का प्रकीर्णन परागकणों की भांति बीजों तथा फलों में चलन क्षमता नहीं होती है। इस कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है, जैसे वायु द्वारा प्रकीर्णन, नेक्स्ट जल द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन आदि। भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर। भ्रूणकोश यह अगुणित संरचना होती है। भ्रूणपोष यह त्रिगुणित संरचना होती है। भ्रूणकोश यह बीजांड में पाया जाता है, जबकि भ्रूणपोष यह बीजों में होता है। भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है, जबकि भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है। भ्रूणकोश में भोजन संचित नहीं होता है, जबकि भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है। भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिकाएं अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जबकि भ्रूणपोष में इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती। सभी कोशिकाएं समान प्रकार की व त्रिगुणित होती हैं। बीजांड तथा बीज में अंतर एवं भ्रूण तथा बीज में अंतर। एक आवृत्तबीजी पौधे के जीवन का इतिहास। आवृत्तबीजी पौधों के जीवन के इतिहास में एक अत्यंत विकसित एवं द्विगुणित अवस्था बीजाणु उद्भिद तथा अल्प विकसित अगुणित अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। यह दोनों अवस्थाएं जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। किंतु बीजाणुभिद अवस्था स्वतंत्र, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुभिद पर निर्भर होती है। बीजाणुभिद अवस्था प्रायः जड़, तना एवं पत्तियों में व्यक्त होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था में परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बीजांड के अंदर दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, जिसे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के में अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। चूँकि संयुग्मन या युग्मनज बीजांड के अंदर बनता है, अतः बीजांड, जिसे निषेचन के पश्चात बीज कहते हैं, के अंकुरण से बीजाणुभिद पौधों का पुनः विकास होता है। यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ हिस्ट्री भी आई हुई है, आप सभी इसे देखें ध्यान से। तथा इसमें इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर पुनः आपको हैंड रिटन नोट्स व आपको विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स आपको पुनः प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।